नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। तो कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है आर्टिकल 51A। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और यह कौन से पार्ट में आता है? तो यह आता है दोस्तों पार्ट 4A में। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिद्धांत था, यह हमने कौन से देश से बोरो किया, किस देश के संविधान से लिया? तो USSR, जिसको कि प्रेजेंट में रशिया कहा जाता है, तो रशिया के संविधान से दोस्तों हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये आता है आर्टिकल 51A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? दोस्तों, आप डेली न्यूज़ में देखते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिबेट होती है। तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 44। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में यूनियन सिविल कोड की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो आपको पता है कि रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी फॉलो इन इंडिया। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। तो भारतीय संविधान में जो हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो कि हमारे प्रियम्बल में इंसाइड हैं दोस्तों, ये संकल्पना हमने कहाँ से ली? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 1789 में हुआ था। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो इंस्पिरेशन है वो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 343 है, 343, वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कार्यालयी जो भाषा होती है उसको हिंदी किया जाना चाहिए, यह आर्टिकल 343 में मेंशन है। इसमें लिखा गया है आर्टिकल 343 में, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, हिंदी की स्क्रिप्ट लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड। तो किस प्रकार की सरकार में जो ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? ठीक है दोस्तों, प्रीस्ट लोग यहाँ पर शासन करते हैं। तो इसका आंसर होता है थियोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, थियोक्रेसी इसको बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है एस्टीमेट कमेटी, जिसको हिंदी में प्राकलन समिति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और सभी के सभी मेंबर लोकसभा से संबंधित होते हैं, यानी कि लोकसभा के जो MPs होते हैं वही इसके मेंबर होते हैं। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन हैं बीजेपी के MP गिरीश बापट, उनका नाम भी याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज क्लोजली कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। जो भारत के कैग होते हैं, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, वह प्राथमिक रूप से संसद की किस समिति से जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हिंदी में लोक लेखा समिति कहा जाता है। तो दोस्तों, कैग जो है प्राइमरीली PAC से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैग की। प्रेजेंट में हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 14वें नंबर के कैग हैं, 14th नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। ठीक, और कैग की नियुक्ति जो है दोस्तों, वह आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। कैग की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 148 के तहत की जाती है। और इनका टेन्योर जो है 6 ईयर होता है, और या फिर 65
साल की एज होती है इनकी, ठीक है। 6 साल का इनका टेन्योर होता है और 65 वर्ष की एज तक ये कार्य कर सकते हैं, जो भी पहले हो जाए तब रिटायर हो जाएंगे। देन इनको नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम एज लिमिट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ विधान परिषद। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर्स। अब विधान परिषद होती क्या है? तो दोस्तों जैसे कि सेंटर में लोअर हाउस होता है लोकसभा और अपर हाउस होता है राज्यसभा, तो उसी प्रकार स्टेट्स में जो लोअर हाउस होती है उसे बोलते हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस होता है उसे विधान परिषद कहा जाता है। लेकिन विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, ये कुछ बड़े राज्यों में है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। पहले जम्मू कश्मीर भी होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है। और विधान परिषद का गठन जो है दोस्तों, वह आर्टिकल 171 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया जा सकता है। विधान परिषद का गठन आर्टिकल 171 के तहत किया जा सकता है। और अभी जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर चीफ मिनिस्टर हैं YSR जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने बोला है कि हम आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त कर देंगे, ठीक। और विधानसभा यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष, ठीक है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। और दोस्तों विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो है वो विधान परिषद में चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है वैसे ही विधान परिषद का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? क्या प्रोसीजर है? तो इसका आंसर है रिजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा। तो लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ठीक है ना, आर्टिकल 94 और आर्टिकल 96 के तहत, और तब जो है जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको पद से रिमूव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट फोर्सीन एक्सपेंसेस फ्रॉम। तो राष्ट्रपति जो है किस कोष से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? यानी कि अनफोर्सीन कंडीशन अगर देश में कभी आ जाती है, ठीक है, तो कौन से फंड से जो है राष्ट्रपति आपको पैसा देंगे? तो इसका आंसर है कॉन्टिजेंसी फंड, जिसको कि आकस्मिक निधि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये बनाया ही इसलिए गया होता है कि अगर देश में कभी अनफोर्सीन कंडीशन आती हैं तो वहां पर इसका यूज किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड डील विथ। तो भारतीय दंड संहिता IPC के जो आर्टिकल 124A है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सिडेशन। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिडेशन, जिसको कि राजद्रोह या फिर देशद्रोह कहा जा सकता है, अगर किसी के बयान से या किसी के कृत्यों से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचता है, देश का कोई उसमें नुकसान होता है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड लगा दिया जाता है, जिसको कि राजद्रोह, सिडेशन या फिर देशद्रोह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN कंप्राइजेस ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर एंड देयर टेन्योर इज। तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है दोस्तों UNSC, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, UK, रसिया, USA, चाइना और फ्रांस, इनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है, सारे फैसले यही लेते हैं। और 10 जो है वो अस्थायी मेंबर होते हैं। तो उनका कार्यकाल कितना होता है? तो प्रत्येक 2 साल बाद, ठीक है ना, 2 साल तक उनका अस्थायी कार्यकाल होता है। अभी दोस्तों 2022 तक इंडिया भी UNSC का अस्थायी मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, और इंडिया को 184 वोट मिले थे। 184 कंट्रीज ने इंडिया को वोट दिया था अस्थायी मेंबर बनाने के पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है वो किसी बिल को स्टॉप कर सकता है या बिल पर अपनी अनुमति को रोक सकता है? जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा से बिल राष्ट्रपति के पास जाता है पास होके, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो आर्टिकल 111 का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके उस बिल को रोक सकता है या फिर रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से सदन में उसको भेज सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 111 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दैट
भारत के उपराष्ट्रपति को रिमूव करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं अपने पद से, तो उसका जो प्रस्ताव है वह राज्यसभा में उसका संकल्प पारित किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस प्रिपरेशन ग्रुप करके है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इनका बेनिफिट मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।